हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो हमारा ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी का जो हमारा इकाई मतलब चैप्टर 1 का जो इकाई क है, ख है शायद, भूमि संसाधन, उन्हीं के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे आज की वीडियो में। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, 100% आपको फ़ायदा होगा और हो सकता है कि इसी में से कोई प्रश्न आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को भी मिले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज का, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और इन प्रश्नों की यानी ऐसे प्रश्नों की संभावना प्रबल रहती है कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए, समोच्च कृषि किसे कहेंगे। तो जब पर्वतीय क्षेत्रों या ढलानों पर वृत्ताकार जोत कर कृषि कार्य किया जाता है तो इसकी आकृति समोच्च रेखा की तरह प्रतीत होती है और इस प्रकार की कृषि पद्धति से खेतों के पोषणीय तत्व जल द्वारा नहीं बहते हैं। यानी देखिए, सबसे पहले समोच्च कृषि कहाँ किया जाता है। तो समोच्च कृषि किया जाता है पर्वतीय ढलानों पर। मतलब अगर ये मान लीजिए इस प्रकार से पर्वत है और यहाँ पर जब आप कृषि कीजिएगा तो कृषि करने के लिए क्या होगा कि आप जब सिंचाई कीजिएगा तो सिंचाई के माध्यम से ही, यानी सिंचाई जो कीजिएगा, पानी जो आप खेत में दीजिएगा, पानी बह के आपका यहाँ से कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा और इसी के साथ ही आपके खेत का सभी पोषक तत्व वो भी नीचे आ जाएगा ढलानों पर। तो इसी जगह क्या किया जाता है, एक वृत्ताकार आकार का है ना, एक वृत्त आकार का यहीं पर बनाया जाता है और ये देखने में एक्चुअल में किस आकार का लगता है, तो देखने में ये समोच्च आकृति के जैसा प्रतीत होता है और इस ऐसी कृषि पद्धति को ही हम क्या कहते हैं, समोच्च कृषि कहते हैं। और समोच्च कृषि से यानी इससे इस पद्धति से क्या फायदा होता है, हमारे खेतों का जो भी पोषणीय तत्व है, यानी खेतों के लिए जो भी फायदेमंद तत्व है हमारे खेतों में, वो जल के द्वारा बहकर नीचे नहीं आते। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपका क्लियर हो गया होगा। हमारा दूसरा प्रश्न है आज का, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। इनसे पहले वीडियो में मैंने आपको अपर्दन बताया था। अपर्दन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, यहाँ पर है पवन। पवन का क्या मतलब है भाई, हवा है ना। पवन का यानी हवा का ही पर्यायवाची क्या है भाई, पवन है। तो पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है। यह कृषि फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित कर की जाती है। तो मूल रूप से पवन अपर्दन क्या है, यानी कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर हवा के माध्यम से मिट्टी का स्थानांतरण होता है, हम उसी को क्या कहते हैं, पवन अपर्दन कहते हैं। तो पवन अपर्दन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, तो पट्टिका कृषि करते हैं। और पट्टिका कृषि में क्या करते हैं, ये मान लीजिए हो गया आपका फसल। ठीक है, ये मान लीजिए कोई फसल है भाई और यहाँ पर भी आपने इस प्रकार से खेतों में बहुत फसल लगा दिया है। अब इनके बीच में जो ये खाली जगह है ना, तो जब तेज हवाएं आएगी, चाहे इस दिशा से हो या फिर इस दिशा से हो, तो ये क्या करेगा, इसके बीच की जो मिट्टी है इनको अपने साथ लेकर जाएगा। तो यहीं पर हम क्या करते हैं, छोटे छोटे हम क्या करते हैं, पौधे लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, तो हवा के माध्यम से, हवा जब तेज गति से जब चलेगी तो यहाँ पर ये क्या करेगा, उनको रोकने का काम करेगा। और इसी कृषि को ये हम क्या कहते हैं, ये जो हम बीच में करते हैं ना, दो कृषि फसलों के बीच जो घास की पट्टियां हम विकसित करते हैं, इसी पट्टियां को हम क्या कहते हैं, मतलब पट्टिका कृषि कहते हैं। और पट्टिका कृषि किस क्षेत्र में किया जाता है, तो ये किया जाता है भाई पवन पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको यह प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पर अगर डाउट रह जाता है तो एक बार वीडियो को पुनः देखिएगा, उनके बाद भी समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। हम अगली वीडियो में आपके डाउट को बिल्कुल क्लियर करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है ना। भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है,
यहाँ की मृदा की क्या विशेषताएं हैं, यानी ये जो नदी डेल्टा का विकास हुआ है तो वहाँ की मिट्टी का विशेषता क्या है। तो भारत के पूर्वीय तटीय भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है, पहला इसका वाला उत्तर मिल गया हमें। पूर्वी तटीय भाग पर पूर्वी तटीय मैदान स्थित कौन सा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा निर्मित यह डेल्टा जो है जलोढ़ मिट्टी से संबंध है, यानी यह जलोढ़ मिट्टी से संबंधित है। और यहाँ की मृदा यानी यहाँ की मिट्टी बालू, सेल्ट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से निर्मित होता है। और यहाँ की जो मिट्टी है उस मिट्टी का रंग कैसा होता है, धुंधला होता है, धुंधला से लेकर लालिमा लिए हुए भूरे रंग का होता है। ठीक है, यानी कहाँ का, नदी डेल्टा वाले क्षेत्रों की मिट्टी की ये विशेषता है। अंतिम प्रश्न है आपके लिए कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। फसल चक्रण, ये फसल चक्रण का तात्पर्य क्या है। फसल चक्रण से मतलब है दो मुख्य फसलों के बीच तिलहन या दलहन के पौधों का उत्पादन करना ही फसल चक्रण कहलाता है। ठीक है, देखिए तो फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषक स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। गेहूं, चावल, मक्का, आलू आदि के लगातार उगाने से यानी उपयोग करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती है या मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। इसीलिए हमें दो मुख्य फसलों के बीच में एक दलहन या तिलहन की खेती करनी चाहिए, क्योंकि दलहन और तिलहन पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। क्या आपको फसल चक्रण समझ में आया। फसल चक्रण क्या है, तो फसल चक्रण के माध्यम से हम मृदा के पोषक स्तर को बरकरार रख सकते हैं। फसल चक्रण मुख्य रूप से दो मुख्य फसलों के बीच में हम एक फसल लगाते हैं दलहन या तिलहन का, किसी दोनों में से किसी एक का, तो इनसे हमारी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है यह बरकरार रहती है, यानी यह बनी हुई रहती है। हम बार बार अगर अपने खेतों में दो मुख्य फसलों यानी मकई, धान या गेहूं या आलू, इसी में से किसी एक का अगर नियंत्रण हम उत्पादन करते रहते हैं तो इनसे हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। और इसी चीज़ को बचाने के लिए, रोकने के लिए हम क्या करते हैं, दो मुख्य फसलों के बीच में एक दलहन या तिलहन का पौधा लगाते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये चारों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया तो इन प्रश्नों को आप अभी तुरंत मोबाइल रखिए, इनको अब लिखने का प्रयास कीजिए। अगर आप इन चारों प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में अगर आप लिख पा रहे हैं तो आप इन प्रश्नों को कभी भी आप नहीं भूलिएगा, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार से नॉलेज से संबंधित वीडियो आपको मिलता रहेगा। और बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं इस चैनल पर। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप एक बार जाइए, प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, आप वहाँ पर जाकर आप वीडियो को देखिए, 100% आपका फ़ायदा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कम से कम अपने 20 दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को आप शेयर ज़रूर कीजिए, आपके रिश्तेदार में या दोस्त सर्कल में जो भी पढ़ने वाले हैं उनके साथ। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट रह जाता है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में एक बार पूछिएगा। हम 100% आपके डाउट को अगले वीडियो में क्लियर करने का प्रयास करेंगे। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए नॉलेजपुर के और सभी वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।